वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आयुषी मदान आपके सामने आरएएस का एग्जाम जो होने वाला है अक्टूबर में, उससे जुड़ा हुआ जो 2018 का आरएएस में पीवाईक्यू पूछे गए हैं, विगत के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसको जो है मैं लेकर के आई हूँ। आप सभी लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, इससे साथ में जुड़ी हुई जो जो फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी उसको आप पढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो आपने तैयारी की हुई है, जिस चीजें आपने पढ़ी हुई है, उससे जुड़ा हुआ आपको क्या क्या चीजें, बातें समझ में आ पा रही है। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपके सामने स्टार्ट कर रही हूँ इस पूरे को, और देखते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स को और सारे क्वेश्चन, उनके आंसर्स को। सबसे पहले देखिए भाई, नागपुर सेशन की बात कर रहा है। आप सभी लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री अपनी पढ़ी है, उसमें नागपुर सेशन आपने पढ़ा हुआ है। और नागपुर सेशन में ये पूछ रहा है कि इसके बाद जो है लैंग्वेज के बेसिस पे कमिटीज बनी थी। तो बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि पहली जो भाषा के आधार पे जो कमिटीज बनाई गई है वो जो है बनाई गई है बाद में जाकर के धार, फैजल अली और जेवीपी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग जो पढ़ते हैं पॉलिटी में पढ़ते हैं इस बात को कि जो भाषा के आधार पर कमेटीज बनाई गई है वो पहले तो धार एक कमीशन आई, फिर जेवीपी पाली आई, और फिर उसके बाद फजल अली आई। लेकिन उससे पहले भी इस चीज की डिमांड उठ चुकी थी कि भाषा के आधार पे हम प्रांत को एक गठन करेंगे। तो 1920 का जो सेशन हुआ था नागपुर का सत्र, इसके बाद ही इस बात को डिसाइड किया गया था। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और फिर जब 1948 में धार और जेवीपी की कमीशन आती है, इन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया था कि भाषा के आधार पर हम प्रांतों का गठन नहीं कर रहे हैं, उसको अस्वीकार कर दिया गया था। ये वाली बात भी बिल्कुल सही लिखी गई है। मैंने अपने पॉलिटी के जो पापा वीडियो है उसमें इस बारे को बात को पूरा समझाया है कि आपको पहले तो मैंने बताया था, आप याद रखोगे 3 कमीशन आई थी, 3 जो है आयोग बनाए गए हैं। डीजे फजल से याद कर लेना, डीजे फजल, डी से धार, जे से जेवीपी और फजल अली। धार और फजल ने यहाँ पर भाषा के आधार पे जो गठन होने की मांग थी उसको अस्वीकार किया था, लेकिन फजल अली ने, और फजल अली के साथ एच एन कुंजरू और के एम पानीकर भी थे, इन सभी व्यक्तियों ने इस बात को जो है वो स्वीकार कर लिया था। क्योंकि उससे पहले 1953 में आंध्र प्रदेश में ये बहुत बड़ी डिमांड आई थी, जिसकी वजह से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो ये जो फजल अली 1955 में आती है, 1956 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। उसके बाद फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 का पास किया जाता है, और फिर जो है उस आधार पे गुजरात जो है वो स्टेट बन जाती है, बॉम्बे से अलग होती। तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, और इस प्रकार का प्रश्न पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला भाई एंशिएंट हिस्ट्री से आया है कि कौन सा ऐसा शासक है इसने किस स्थल पर जो है शासक मिनांडर, मिनांडर आपको याद है ना, जो कि बाद में बुद्धिज्म में बदल गए थे, उन्होंने उनको यहाँ पर कौन से एरिया में जो है 16 सिक्के जो है, ज्यादातर उसमें गोल्ड के थे, तो वो कहाँ से मिले थे भाई? वो बैराठ से मिले थे। तो ये बैरात एक जगह का नाम है जहां से उनको ये 16 सिक्के जो है वो मिलते हैं। बैरात नगरी भी कहते हैं इसको, बैरात बैरात में स्तूप भी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भाई इसको यहाँ पर इस तरीके से सिक्के मिले थे। अच्छा, अब ये जो मिनांदर है, ये जो व्यक्ति है, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। मिनांदर जो है, इनको हनुमानगढ़ से भी जो है सिक्के मिले थे कुशना के टाइम पीरियड। ठीक है, ये इंडो ग्रीक के राजा थे और इन्होंने बहुत ज्यादा बुद्धिज्म को माना है। और नागसेन और मिनांदर की एक मिलिंद पहना करके एक बुक भी है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर अपनी आपस में बातचीत का एक जिक्र है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगर मैं बैराठ या बैरात की बात करूं, भाई इसे विराट नगर भी कहते हैं, ऐसा भी लिखते हैं इसको। आप विराट कोहली से याद कर लो, जिनको नहीं याद, विराट नगर भी है। ये जयपुर के नदन, मतलब नदन जयपुर के हिस्से में स्थित है। और विराट नगर मत्स्य जो किंगडम था 16 महाजनपद में, उसमें विराट नगर उसकी कैपिटल हुआ करती थी। और इस जगह का नाम, बैराट जगह का नाम महाभारत में भी मेंशन्ड है। और बुद्धिस्ट की एक अंगुत्र निकाय, निकाय जो होते हैं ना बुक्स, उसमें भी मेंशन किया गया। तो ये भी एक बार याद रखिएगा। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं आगे। ये देखो भाई, गुर्जर प्रतिहार पे बहुत बार सवाल आए हैं। कई बार इनके द्वारा बनाए गए मंदिरों पे सवाल आते हैं, कई बार इनके बनाए हुए शासकों पर सवाल आते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कौन से हैं जो कि यहाँ पर इससे जुड़े हुए नहीं है, गुर्जर प्रतिहार की जो पूरा राजवंश है उससे जुड़े हुए नहीं है। तो इसमें जो आंसर है आप लोगों ने पढ़ा होगा,
जो भरत भट्ट हैं वो इससे जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, बाकी सब जो है गुर्जर प्रतिहार से जुड़े हुए हैं, तो ये काफी सीधा क्वेश्चन लगा मुझे। अगला भाई, राजस्थान में नैमित्तिक जो पदनाम है इसका उपयोग किस चीज के लिए किया जाता था, ये भी सीधा आंसर है इसका। जो राजकीय ज्योतिषी थे, स्टेट के एस्ट्रोलॉजर थे, उनको नैमित्तिका के नाम से जाना जाता था। ये सीधा क्वेश्चन। अगला, महंत प्यारेलाल मर्डर केस में किस व्यक्ति को यहाँ पर सजा जो है वो दी गई थी। आप लोगों ने जब केसेस वगैरह पढ़े होंगे तो महंत प्यारेलाल जो है घटना के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो इसके अंदर भाई केसरी सिंह बारहट को यहाँ पर किया गया था। केसरी सिंह बारहट जो है ये देवपुरा विलेज जो शाहपुरा में बना है वहीं पर बिलोंग करते थे। फिर उनको जो है जब मर्डर हो गया और ये सब महंत प्यारेलाल का मर्डर केस था, तब इनको हजारीबाग जो बिहार का जेल है वहां पे रखा गया था और इनको फिर 1920 में छोड़ा गया था। ठीक है, जबकि आप ये जोरावर सिंह पढ़ोगे ना, जोरावर सिंह कौन है, ये केसरी सिंह भगत जो है ना, ये वाले केसरी सिंह भगत इनके बड़े भाई है। ठीक है, इन्होंने, ये वो पर्सन है जिन्होंने साथ में बसंता कुमार बिस्वास के साथ मिलकर के, मैं मान के चल रही हूँ आपको ये सारी बातें पता है इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं बता रही, सिर्फ फैक्ट्स बता रही हूँ रिवाइज कराने के लिए। बसंता कुमार बिस्वास जो है उनके साथ मिल करके लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर चांदनी चौक दिल्ली में, जो वो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस था ना, लॉर्ड हार्डिंग और उनकी वाइफ लेडी हार्डिंग पे बॉम्ब फेंका था। वो बात अलग है, उनको लगा नहीं, हाथी को लग गया था और जो हाथी को संभालने वाले महंत को लग गया था। ठीक है, अगले ये जो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये बहुत ही फेमस पर्सन है। इन्होंने भारत के बाहर इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन हाउस, इंडियन सोशोलॉजिस्ट लंदन में खोला था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, विजय सिंह पथिक, ये जो इनका रियल नेम था वो भूप सिंह गुर्जर था और ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है बिजोलिया किसान एगिटेशन जो है उसके समय काम किया था। ठीक है, बाद में इन्होंने नाम अपना विजय सिंह पाठक के रूप में चेंज कर लिया था। ठीक है भाई, याद हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, वो है इनमें से किस राजपुताना ने देसी रियासतों के साथ 1817 और 1818 की एक संधि में बातचीत जो है वो जाकर के की थी। तो वो है भाई मेटकैफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकैफे। जो चार्ल्स मेटकैफे है इनको आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, आपने इनको याद करो और किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट पढ़ा है, आप लोगों को जरूर याद आएगा, क्योंकि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे टॉपिक में चार्ट मेट कैफे को लिबरेटर ऑफ द प्रेस के रूप में जाना जाता है। याद आ रहा है, लिबरेटर ऑफ द प्रेस, ये वही पर्सन है। इन्होंने जाकर के बात करी थी, नेगोशिएट करा था राजपुताना के साथ जाकर के कि भाई जो आपका सब सबऑर्डिनेट अलायंस है हमारे साथ जुड़ जाओ आकर के, क्या ही दिक्कत है, जुड़ जाओ आकर के। तो वही एक बात थी बस यहाँ पर। ठीक है, बाद में जाकर के गवर्नर जनरल बने थे, बने 1 साल के लिए थे पर बने तो थे ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही अपने को। अगला भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी जगह है जो कि 25 मार्च 1948 में संयुक्त राजस्थान, याद करिए भाई, राजस्थान यूनियन पूरा पढ़ा है ना सब लोगों ने, राजस्थान यूनियन, राजस्थान संघ, तो वो सब जो है राजस्थान यूनियन और संघ, तो उसके हिसाब से राजस्थान यूनियन का गठन किया गया था और उस समय उदयपुर नहीं जुड़ा था, बूंदी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा जो है वो जुड़ गया था। ठीक है ना, तो राजस्थान संघ का निर्माण तो 25 मार्च 1948 को ही हो गया था, है ना। पहले क्या बना, सबसे पहले मत्स्य संघ बना। मैं आपको रिवाइज कराती हूँ, मेरे साथ रिवाइज करो। सबसे पहले 17 मार्च को मत्स्य संघ बना, फिर राजस्थान संघ बना 25 मार्च को, फिर उसमें जुड़ गया संयुक्त राज्य राजस्थान हो गया, फिर वृहद हो गया, फिर संयुक्त वृहद हो गया, फिर संयुक्त राजस्थान, और फिर 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित राजस्थान बनता है। और जो ये 25 मार्च 1948 को बना है, पढ़ा हुआ है ना सब लोगों ने, इसलिए मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको। इसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, कोटा, टोंक, शाहपुरा और किशनगढ़ को जोड़ा गया था, जिसमें जो राज प्रमुख थे वो कोटा नरेश थे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो भाई, त्याग भूमि के इनमें से कौन एडिटर है, सीधा सवाल, हरिभाव उपाध्याय इसके सीधे आंसर है। ठीक है, जैन नारायण व्यास, बहुत बार बताया है जैन नारायण व्यास के बारे में, इनको बहुत सारी बातों के लिए याद रखना है। जय नारायण व्यास पहले तो सीएम भी बने हैं राजस्थान के, है ना, तीसरे सीएम बने हैं राजस्थान के, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, जोधपुर से, है ना। इन्होंने खूब काम किया, इन्होंने मारवाड़ हितकरणी सभा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, वो बनाया। फिर उन्होंने जोधपुर प्रजा मंडल की स्थापना करी, किसके साथ, भंवरलाल सारफ के साथ मिलकर के।
ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है जोधपुर के प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद आकर के राजस्थान के भी प्राइम मिनिस्टर बने, फिर राज्यसभा के मेंबर भी ये थे। अगला प्रश्न भाई टेम्पल्स को मैच करने का है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से टेम्पल जो है वो बने हुए हैं, तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, इसको मैच कर लो आप लोग। इसमें फर्स्ट में कामेश्वर महादेव जो है मंदिर, ये बना हुआ है पाली के अंदर, पाली, पाली में जो है स्टैचू भी बड़ा न्यूज में था। शीतलेश्वर, शीतलेश्वर जो है कहाँ बना हुआ है, झालावाड़ में। पीपला माता का जो मंदिर है वो बना हुआ है जोधपुर में। और नीलकंठ का अलवर में। आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है भाई। अगला प्रश्न, इसमें से चित्तौरागढ़ जो किला है उसमें से कहां पर जैन टेम्पल है, तो भाई उसमें सातवेश देवरी। चित्तौरागढ़ तो आपको पता ही है, तो सातवेश जो देवी यहाँ पर टेम्पल है, सातवेश देवरी भी कह सकते हो, ये एक जैन मंदिर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। अगला, अलवर स्कूल ऑफ पेंटिंग से इनमें से कौन से व्यक्ति जुड़े हुए नहीं है। मैंने हर बार अपनी वीडियोस में बताया है कि बीकानेर स्टाइल के सारे पढ़ के जाने हैं, सबके बारे में पढ़ के जाना है। तो इसके अंदर भाई कौन नहीं जुड़े हुए हैं इस पूरे के अंदर, नाम, नानक्रम जो है, नानक राम भी कह सकते हैं, वो नहीं जुड़े हुए हैं। देखो अलवर स्कूल की पेंटिंग्स में ना लॉर्ड विष्णु को रागमाला सीरीज के साथ, कृष्ण लीला को, राम लीला को, ये सब दिखाया गया है। और इसमें जो है पूरे में जुड़े हुए लोग नंदराम, बक्साराम, जमनादास, दालूराम, बलदेव, सलिग्राम, छोटेलाल, ये सब इससे जुड़े हुए। लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है लर्न तो बीकानेर और अलवर वाले तो बहुत अच्छे से लर्न करके जाना, इनसे बहुत बार सवाल आए हैं। अगला इसके बाद यहाँ पर इनसे पूछ रहा है आपको मैच द फॉलोइंग वही करना है, कौन सा गलत मैच है वो आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले वाला जो है वो गलत मैच है, बोल भारमली यदविंदर शर्मा जो है यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। उसके बाद गौरवा देवी, गौरवा देवी जो है इनमें से किसके साथ यहाँ पर मंदिर में या फिर कौन से ट्रेडिशन के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। गौरवा देवी अगर आप लोगों को पता हो, गौरा देवी नहीं, ये गौरवा देवी है, ये जो है मांड शैली से संबंध रखती है। दयाबाई, ये किसकी जो है वो शिष्य थी, दयाबाई, ये जो है संत चरण दास की शिष्य कही जाती है। गरासिया जनजाति जो है इनमें से किससे संबंध रखती है, लूर जनजाति से। ये सवाल सीधा सीधा पूछा गया है। अगला, विजयदान देहता, विजयदान देथा की जो एक पूरी ये एक पर्सन है, इनके बारे में आपको बताना है। विजयदान देता ये एक इंडियन राइटर है, ये बिज्जी के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड भी जीत चुके हैं। राजस्थान के जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। काफी सारे अवार्ड मिले, राजस्थान रत्न भी इनको मिल चुका है। इन्होंने साथ में, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ मेरी बात सुनो, रूपायन संस्थान बनाया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके साथ मिलकर के बनाया था, कोमल कोठारी के साथ मिलकर बनाया था। और जिनको नहीं पता मैं बता दूं, कोमल कोठारी कोई फीमेल नहीं है, ये मेल है। कोमल कोठारी जो है इनको भी पद्मश्री और पद्म भूषण जो है वो मिल चुका है। ठीक है, तो ये बात इसमें याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो है मानी कॉल की दुविधा लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहेली लिखी है। तो ये सब चीजों के लिए इनको काफी ज्यादा जाना जाता है। तो इसके अंदर जो प्रश्न है यहाँ पर दोनों सही लिखे गए हैं, ये फेमस राइटर है। अगला प्रश्न भाई ज्योग्राफी से आ रहा है। अब जो है आपको सारे जो माउंटेन्स है वो मैच करने हैं। एल्ब्रूस, एल्ब्रूस माउंटेन जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, रशिया, मतलब ये एशिया, रशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है। किलिमंजारो तांजानिया का सबसे बड़ा माउंटेन है। कुक, न्यूजीलैंड, आपको पता है ना कुक, वहां पे फेमस है, कुक आइलैंड्स भी। मैकिनले रॉकीज में आपको मिलेगा यूएसए में। तो आप मैच करोगे तो इसका आंसर 3 12 बन जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा एक स्तर जो है सूचकांक आपको पता चलेगा, एक प्रजाति को दर्शाता है, तो वह अल्फा सूचकांक। ए इस फर्स्ट वाला इसका आंसर। मैच करो भाई, कहाँ पे क्या खास चीज मिलती है तो बताओ सम्मिलित करके। रूर कहाँ पे है, जर्मनी में, बिल्कुल ऑटोमोबाइल्स के लिए जाना जाता है। पो घाटी इटली में पड़ती है। कांटो के जो मैदान है वो जापान में पड़ते हैं, लेकिन दक्षिणी न्यू इंग्लैंड, ठीक है, आप इसको कह लो सदर्न न्यू इंग्लैंड। जो सदर्न न्यूजीलैंड है ये यूके में नहीं है, यही तो ट्विस्ट है बेटा जी, यहाँ पर ये यूएसए में पड़ता है, समझना है इस बात को। ये यूएसए में आ रहा है। वर्मोंट, न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, कनेक्टिकट, रॉड आइलैंड, इन सबके मिल करके क्या कहलाता है, न्यू इंग्लैंड कहलाता है।
यही तो इम्पोर्टेंट बात है, यही तो आपको समझना है कि ये अलग पूछा गया है। बहुत अच्छा दिमाग लगा के प्रश्न बनाया, पर मुझे अच्छा लगा तो ये प्रश्न काफी। अब आपको मैच करना है भाई, कौन सी कहाँ पे मैच कर रही है। स्विस कैनाल तो अब मेरे को पता है, ये सबको पता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने पढ़ाई की और उसको स्विस कैनाल ना पता हो। तो स्विस कैनाल किसको जोड़ रहा है? मेडिटेरेनियन रेड सी को। जोड़ दो इसको, डी का तो आपका फर्स्ट हो गया, तो इसमें आंसर ऑप्शन ये वाला हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन आप हटा ही दो। अब इसमें आप और देखोगे, अब पनामा आपको पता है अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ता है, सी का हो गया थ्री, सी का थ्री आ गया आपका आंसर। ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको कील और सून नहीं भी पता, कई बच्चों को कील और सून नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, स्विस और पनामा तो पढ़ा ही है, ऐसी तो बात नहीं है कि ये नहीं पढ़ा आपने ज्योग्राफी में, पढ़ा तो है। तो आंसर निकाल लो इससे, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाला। अगला भाई, ईस्टर्न घाट में इसमें से क्या नहीं बना हुआ है? ईस्टर्न घाट में नहीं आता, देखो गालीकोंडा, सिकराम गुट्टा, मकुला कोंडा, ये तीनों आपको पता है ईस्टर्न घाट में पड़ते हैं। और सलहेर मुलेर जो है वो गुजरात में आता है, तापी नदी के पास। ये आपका पश्चिमी घाटों का हिस्सा है, जहां से पश्चिमी घाट शुरू होते हैं। पश्चिमी घाट 1600 किलोमीटर में 6 राज्यों को कवर करते हुए आते हैं। सलहेर उसी का हिस्सा है। ठीक है। अगला, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे किस नाम से जानी जाती है? तो बिल्कुल सही है, झूम असम में जानी जाती है, पूनम केरला में जानी जाती है, पूंडू उड़ीसा में। पर हिमाचल में इसको माशा के नाम से नहीं जाना जाता है, तो इसका आंसर ये वाला गलत हो जाएगा। अगला आपको बताना है कि 2018 में इनकी कितनी संख्या थी। अब तो बढ़ गई है, अभी नहीं कहूंगी कि अभी भी इतनी, अब बढ़ गई है, पर ये उस समय की पूछ रहा है। तो सामुदायिक रिजर्व जो है यहाँ पर, वो 46 थे उस समय। जो कंजर्वेशन रिजर्व होते हैं वो 76 थे। नेशनल पार्क उस समय 103 थे, अब 106 हो चुके हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 544। अभी भी दो चार कम ज्यादा हुई है, ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ये भी उस समय का करंट अफेयर है। बीईएल इसरो के साथ मिलकर के बना रही थी जीए सोलर सेल्स। अभी तो निसार न्यूज में है, अभी सीएपीएफ के एग्जाम में भी पूछा गया उससे, कई बार इस पे सवाल पूछा जा चुका है, तो निसार जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला है भाई, इसके अंदर आपको डिस्ट्रिक्ट को मैच करना है, माउंटेन्स में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से हैं। तो जालोर के अंदर आपको पता है जरोला है, जयपुर के अंदर आपको पता है कि बारवाड़ा का है, अलवर के अंदर आपको पता है भानगढ़ है। आप भी जानते हैं सिक्कर में रघुनाथगढ़ है, तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये तो आता है आप लोगों को। अगला कह रहा है भाई कि विंध्या की ही रेंज एक राजस्थान में जो भी कही जाती है वो है मुकुंदरा की हिल्स। ये क्वेश्चन जो है बहुत टाइम पहले भी एक बार पूछा गया था, तो जरा इसको भी आपने पढ़ना है। मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भी आप लोगों को पता, आपने पढ़ा हुआ है। मुकुंदरा एक नेशनल पार्क भी है, जिसको दर्रा नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसी में ही आपको इस पूरे नेशनल पार्क के अंदर, जो कि 2004 में बना था, इसमें दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल सेंचुरी, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर आपको खटियार के पेड़ बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, बढ़िया मिलने वाले। ठीक है। अगला आते हैं भाई, आपको मैच करना है कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। सिद्धमुख जो है वो हनुमानगढ़ और चूरू के बीच में है। नर्मदा जो है जलोढ़ और बाड़मेर के बीच में। जवाई का जो प्रोग्राम है ये जलोढ़, पाली और जोधपुर। और जाखम वाला जो है वो उदयपुर वाले में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट का 4 हो जाएगा, नर्मदा वाले का 1, और इसका सी हो जाएगा ऐसे। हाँ बिल्कुल ठीक आ रहा है आंसर, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखो, जो राजस्थान में धूल भरी आंधियां आती हैं मई और जून के समय में, तो उसका क्या सबसे बड़ा कारण होता है? धाराओं की उत्पत्ति होना। ठीक है, ब वाला इसका आंसर नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब ये जो पॉलिसीज आई थी उसके ऊपर है, खैर ये पुराना हो गया है, पर कभी कभी ऐसा सवाल भी बन जाता है। सारा सही लिखा हुआ है वैसे तो। सारी जो ये रूल्स आए हैं, मार्बल वाला रूल 2002 में आया था, मिनरल पॉलिसी 2015 दोबारा भी आ चुकी है। मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट राजस्थान की 2016 में बनी थी, और ये 2016, सारे सही लिखे हुए हैं। अगला, राजस्थान में इसमें सबसे ज्यादा प्रोड्यूस क्या होता है? सोल मतलब कि एक ही। तो देखो भाई, सीसा और जस्ता, कॉपर बहुत ज्यादा मिलता है अलवर और ये सब रीजन में। और वोलोस्टन, सॉरी वोलोस्टन नहीं मिलता, सेलेनाइट मिलता है। ये इसका आंसर हो जाएगा 4 वाला। ठीक है। अगला भाई थोड़ा सा वर्ष के ऊपर है, ये करंट अफेयर है, तो इसको आप छोड़ सकते हो। 31 वाला। 32 वाले में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की नगर की जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? तो इंडिया की और राजस्थान दोनों की आपके बतानी, तो इंडिया की 31.15 थी, और राजस्थान की नगर में 24.87 थी 2011 के हिसाब से। 2011 के सेंसस पे क्वेश्चन आना लाजमी है, और आएंगे ही आएंगे, आप लोगों को भी पढ़ के जाना है। राजस्थान की यहाँ पर
खनिज के आधारित उद्योग कौन कौन से आप सभी लोग जानते हैं, सब राजस्थान में रहने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर के भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। इसमें जस्ता, सीमेंट और संगमरमर। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अलावा बाकी सारी जो है सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आप सभी लोग जानते हैं, तो इसका सेकंड वाला आंसर। लोएस्ट परसेंटेज शेड्यूल ट्राइब की कहाँ पे देखने को मिलेगी? बीकानेर और नागौर में सबसे कम देखने को मिलेगी। अगला करंट अफेयर है, छोड़ सकते हो आप, मैं करंट अफेयर को छुड़वा रही हूँ। भीलवाड़ा जो है इसका मैस्कॉट मोर है, चूरू का कृष्ण मृग है, सवाई माधोपुर का लायन जो है वो नहीं। ठीक है, तो ये ऑफिशियल जो है कुछ मैस्कॉट्स होते हैं जिसे हम कहते हैं शुभंकर। जैसे हमारी रेलवेज का है एक एलिफेंट है, तो इस तरीके से थोड़े जो है मैस्कॉट से बनाए जाते हैं। तो आपको ये भी मैस्कॉट्स वगैरह दिमाग में रखने हैं किसका क्या है, तो इससे भी सवाल बन सकता है। भिलवाड़ा का पीकॉक पूछा जा सकता है। अच्छा, सवाई माधोपुर का लायन नहीं है तो क्या है? उसका है भाई टाइगर। क्या है भाई? ऑफिशियल मैस्कॉट्स पढ़ के जाइएगा, टाइगर। राजस्थान के आपको पता होने चाहिए सारे के सारे मैस्कॉट्स, ऑफिशियल मैस्कॉट्स। मैं आपको पूरे एक बार याद करवा देती हूँ, फटाफट से रिवाइज करते हैं, क्योंकि इससे भी सवाल बन सकता है, चांस है बनेगा। अजमेर का क्या है? खारमोर बर्ड। अलवर का क्या है? सांबर डियर। बांसवाड़ा का है ब्रॉन्ज विंच जकाना। बरान का है मगर क्रोकोडाइल। बाड़मेर का है फॉक्स। भरतपुर का सारस क्रेन। भीलवाड़ा का पीकॉक। बूंदी का गोल्डन पीजेंट। चित्तौरागढ़ का गौसिंगा। राजसामंद का वुल्फ, भेड़िया। प्रतापगढ़ का स्क्विरल। स्क्विरल क्या होती है? गिलहरी। घड़ियाल है करौली का। सवाई माधोपुर का टाइगर। सिरोही का जंगली मुर्गी। टोंक का हंस है। जयपुर का चीतल डियर। जैसलमेर का ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। उदयपुर का बिज्जू। धौलपुर का और दौसा का रैबिट। चूरू का ब्लैक बक। चित्तौड़गढ़ का गौसिंगा। इनको लिख लेना भाई, जो एक आधा मिस हो गया उसको आप नोट कर लेना खुद से, तो इस प्रकार से आंसर याद रखना। अगला कह रहा है भाई कि जब 1919 का अधिनियम आया था, तो उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जो है वो कौन कौन से इसके तहत हुए थे? तो 1926 वाले हुए थे इसके तहत, जब विठल भाई पटेल को स्पीकर भी चूज किया गया था, याद है। और 1945 के थे, तो ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1937 वाले तो 1935 के अधिनियम के तहत। गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्री इंडिया श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा लिखी गई है। इस पर्सन को आपको, श्रीमान नारायण अग्रवाल को आपको कुछ बातों के लिए याद रखना है। मैं आपको बता देती हूँ पूरे में कि आपको किस किस बातों के लिए याद रखना है। देखो, श्रीमान नारायण अग्रवाल जो है, इन्होंने एक तो बुक लिखी थी, दूसरा इन्होंने एक आर्टिकल बहुत फेमस बोला था। ये गांधी जी को बहुत सपोर्ट करते थे और लोकसभा के मेंबर भी बने थे आगे चल के। और साथ ही साथ इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। इन्होंने एक बहुत आर्टिकल भी बोला है, आप भले तो जग भला। ठीक है, इन्होंने साथ ही साथ जो गांधी जी के साथ मिलकर के गांधीयन प्लान भी बनाया था 1944 में। गांधीयन प्लान गांधी जी के आइडियाज पर बेस था, बनाया गया था श्रीमान नारायण अग्रवाल द्वारा। ठीक है, अगला फिर से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पे सवाल है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, संविधान सभा में, इनमें से कौन सा कथन सही है? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, बिल्कुल सही बात है। डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू आया था। और नॉट अ मल्टी पार्टी, वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज। इसमें से कौन सा संबंध सही है? देखो, सही तो फर्स्ट वाला है और ये वाला, बाकी तो गलत हो गए ना। प्रत्यक्ष तो था ही नहीं, कोई लोगों से थोड़ी चुना था, मल्टी पार्टी थोड़ी था कुछ भी। कमिटीज बहुत सारी थी, उसके अंदर फ्लैग की हो गई, ड्राफ्टिंग की हो गई, और अडल्ट फ्रेंचाइज था। आंसर बन जाएगा। अगला भाई जो कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय जो कि न्यायाधीश होंगे, उनकी आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से आधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा अमेंड करेंगे। तो ये बात जो है वो 15वें संविधान संशोधन से ऐड की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो कि आपको सीक्वेंस बनाना है कि कब कब कौन सा केस आया था? गोलकनाथ 1967-68 में आया था। केशवनंद 1973। ए के गोपालन 1951, सबसे पहले यही आया था। मिनर्वा मिल्स भी 1978 कह सकते हैं। तो इसका आंसर बन जाएगा 3 वाला। ठीक है ना। अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कम बच्चों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। स्वरण सिंह कमेटी के मेंबर्स, मैं ये नहीं कह रही पढ़ा नहीं,
पढ़ा होगा पर बहुत कम बच्चों ने पढ़ा होगा। तो स्वरण सिंह कमेटी आप सभी लोग जानते हैं 1976 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? ताकि हम फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड कर सके। तो इसके अंदर जो है इसके मेंबर मैं बता देती हूँ। चेयरमैन सरदार स्वरण सिंह थे, पर मेंबर इसमें SS राय थे, VN गडगिल थे, नाम सुना है ना आपने VN गडगिल का, पढ़ा हुआ है गडगिल प्लान। BN बैनर्जी थे, दिनेश गोस्वामी, कमेटी भी आपने पढ़ी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, दिनेश गोस्वामी। DP सिंह थे, HR गोखले थे, CM स्टेफन थे, रजनी पटेल, VA सैयद मोहम्मद, AR अंतुले और वसंत साथी, ये सब लोग थे। हरिदेव जोशी इसके मेंबर नहीं। क्लियर हुई बात? तो बाकी सब जो आपको नाम बताए हैं, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो इन सबको लिख दो। हरिदेव जोशी जो है राजस्थान के फॉर्मर CM रहे, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं राजस्थान के, तो इनका अलग है, वो यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये आगे चल के गवर्नर भी रहे हैं आसाम के, मेघालय के, वेस्ट बंगाल के। अगला बताना है भाई कि आर्टिकल 240 इनमें से किस किस से डील करता है। तो इसमें गलत जो है वो बता देना है भाई। तो इसके अंदर C वाला गलत लिखा है, बाकी तीनों ठीक लिखे। अगला कह रहा है कि भाई जब पहली बार यहाँ पर इंटरनल डिस्टरबेंस के बेस पे घोषणा की गई थी 1975 में, इंदिरा गांधी द्वारा वो डेट पूछी गई है 25 जून 1975 को। इंटरनल डिस्टरबेंस के तहत, आंतरिक अशांति के तहत भारत में आपातकालीन की घोषणा की गई थी। और ये आंतरिक अशांति जो है 1975 में घोषणा जो ये वाली की गई है, बाद में इसका नाम चेंज करके आर्म्ड रेबिलियन जो है वो कर दिया गया था 44वें संशोधन के तहत। और इस पूरी को याद रखना, इस बात को, जो ये वाली पूरी जो इमरजेंसी लगी थी, इसको चेक करने के लिए कमीशन आई थी जिसका नाम है शाह कमीशन। याद रखना इस बात। चलो अगला प्रश्न देखो। आर्टिकल 87 में ये बात लिखी गई है कि, क्या पूछ रहा है कि क्या बात लिखी गई कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो भाषण देते हैं किसके ऊपर? वो जो है एक साथ संवेदक जो है दोनों हाउसेस को एक साथ बुला करके लेते हैं। ज्वाइंट सेटिंग नहीं, ज्वाइंट सेटिंग और मीटिंग की बात नहीं कर रहा, नो। हाउसेस को दोनों को बुला करके साथ में कर लेते हैं। ज्वाइंट सेशन तो भाई बिल को पास करने के लिए होगी, वो तो आर्टिकल 108 में लिखी है, वो अलग है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे भाई, रूल नंबर 377। अभी पता है रूल नंबर 267 बड़ा न्यूज में चल रहा है। रूल नंबर 267 राज्यसभा का न्यूज में चल रहा है, बड़ा डिबेट चल रही है। तो आप सभी लोग जरा रूल नंबर 267 के बारे में पढ़ के जाना। ठीक है, और जिनको पता है जरा कमेंट बॉक्स में बताओ रूल नंबर 267 का क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये रूल नंबर 377 हमसे पूछ रहा है कि किससे जुड़ा हुआ है। तो भाई वो अगर हमें उठाना है, इंपॉर्टेंट मुद्दे को उठाना है, तो कम से कम यहाँ पर 20 लोगों का यहाँ पर समर्थन चाहिए। अगला, फाइनेंशियल कमिटी इनमें से कौन कौन सी है? एस्टिमेट्स, पब्लिक अकाउंट्स और ये ABC वाली जो है ये कमिटीज है। आपको पता है कमिटीज के बारे में, 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंडिंग, एक होती है एडहॉक। ठीक है, स्टैंडिंग में वित्तीय समिति आती है, प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम, ये तीनों समितियां जो है वो किस में आती हैं? ये आपकी तीनों ही इसमें काउंट की जाएंगी, ये अलग से आ जाएगी। ठीक है, ये अलग से कमिटी आएगी। अगला, इसमें फिर से देखो क्वेश्चन आया हुआ है, पॉलिटी पे काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। CAG को हम कैसे हटा सकते हैं? जैसे हम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हटाते हैं, बड़ा इजी है। CAG का आर्टिकल 148 है, प्रेसिडेंट द्वारा इसको आयुक्त किया जाता है, 6 साल और 65 साल की उम्र तक रह सकते हैं। CVC किसके कहने पे आई थी? संथानम कमीशन के कहने पे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान भी है। संथानम समिति के कहने पर CVC और CBI दोनों को बनाया गया था। और ये जो ARC लिखी गई है, ये ARC के कहने पे लोकपाल जो है उनको बनाया गया था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था ना संथानम के ऊपर। अब ये जो गोरवाला कमेटी है, ये गोरवाला कमेटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी इसीलिए आई गई थी ताकि हम जो एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म है, प्रशासनिक सुधार को कर सके। तो वो भी सेम इसी के लिए ही बनाई गई थी। आपको पता है कमेटी पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, हमेशा आते हैं। ठीक है, और कृपलानी कमेटी जो है ये तो फिर उससे ली थी, फंडामेंटल राइट से जुड़ी हुई थी। ठीक है, PIL हम लोगों ने कहाँ से बोरो किया है? USA से बोरो किया है। भारत में इसको लेकर के आने वाले जस्टिस का नाम है जस्टिस PN भागवत। वो जुडिशियल रिव्यू भी लाए थे, न्यायिक समीक्षा और PIL जनहित याचिका को भी लेके आए थे। अगला, RTI जो है उसमें किस किस शब्दों का इस्तेमाल किया गया है भाई? तो इसके अंदर सारे शब्द जो लिखे हैं, चारों के चारों शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। RTI 2005 के बाद ही CIC बनाया गया, चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सूचना आयोग, जिसमें 10 से ज्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। एक चेयरमैन होगा और 10 से ज्यादा मेंबर्स नहीं। ठीक है, चलो पॉलिटी बहुत हो गई। अब आओ जरा बुक्स के ऊपर, काफी पॉलिटीज हो गई। अब ये भाई बुक्स को मैच करो इसमें। अतुल कोहली, इन्होंने जो है दी सक्सेस ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी लिखी है।
ग्रनवेल ऑस्टन, ये वाले बड़े इंपॉर्टेंट पर्सन है। इन्होंने जो है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, काफी सारी बातें कही है इसके अंदर इन्होंने, हम पढ़ते भी हैं उसको, डीपीएसपी को ये बोला, ये सब बातें हम पढ़ते भी हैं। पेंड्रल मून जो है, इन्होंने यहाँ पर डिवाइड एंड क्विट बोला है। और एलन ग्लेडहिल जो है, उन्होंने यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया के ऊपर बात की है। तो इसका आंसर जो है वो 3 वाला हो जाएगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। अगला, अगला यहाँ पर कह रहा है कि जो 368 के तहत यहाँ पर यदि कोई भी विधेयक भारत की संसद पास करती है और उसके बाद फिर राजस्थान की विधानसभा जो है यहाँ पे आती है और अनुसमर्थन के लिए आता है, तो क्या हो सकता है उसमें? तो उसमें क्या किया जा सकता है कि भाई असेंबली उस बिल को पास कर सकती है, असेंबली उस बिल को रिजेक्ट भी कर सकती है और उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं भी कर सकती। सही बातें लिखी हैं, इसका आंसर एबीसी हो जाएगा। अब यहाँ कह रहा है कि भाई राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है, इनमें से कौन कौन सा एक्ट यहाँ पे कहता है कि राजस्थान में ज्वाइंट मीटिंग ऑफ ग्राम सभा जो है वो की जा सकती है? तो वो है भाई इसका फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है, सीधा आंसर था। इनमें से किसने यहाँ पर, कौन से सीएम ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रही हैं? तो ये भी सीधा आंसर है शिवचरण माथुर और अशोक गहलोत, जो कि अभी भी सीएम है। बाकी वसुंधरा राजे और हरिदेव जोशी जो है वो रहे हैं। तो आंसर बी और सी हो जाएगा। अगला, अगर कभी भी राजस्थान में जो है लोकायुक्त को कोई शिकायत आती है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर की, तो राजस्थान द्वारा किसकी जांच नहीं की जा सकती है? तो देखो, पंचायत समिति की कर सकते हैं चेयरमैन, सरपंच और पंच को छोड़ के बाकियों की जांच यहाँ पर की जा सकती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3 बार। अगला, यहाँ पर राजस्थान की ह्यूमन राइट्स कमीशन, हर बार सवाल आया, हर एक बार डिटेल में पढ़ के जाइएगा। तो इसमें यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा है, फर्स्ट बिल्कुल ठीक है। 18 जनवरी 1999 में इसमें सूचना जारी की गई थी और इसका गठन 2000 मार्च में कर दिया गया था। और इसमें जो एक रिटायर्ड मेंबर जो है वो रहेंगे, ऐसा सही लिखा हुआ है। बाकी ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, सी वाली। बाकी इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से किसने यहाँ पर राजस्थान के हाईकोर्ट में जो है वो एज अ जज काम नहीं किया है? तो वो है आर एस लाहौटी, ठीक है। अगला, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, तीनों पोस्ट को हासिल करने वाले पूनम चंद बिश्नोई है। सीधा आंसर है इसका 1। अगला प्रश्न, मोशन फॉर एडजर्नमेंट, अगर कभी भी राजस्थान की विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव यहाँ पर लेकर के आया गया, तो उसका क्या अर्थ है कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की सहमति जरूरी है और प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, और साथ ही साथ ये वाला भी, ठीक है, सीमित रहेगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया। आंसर इसका है 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कभी भी कोई बिल आता है गवर्नर के पास राजस्थान के, और फिर वो आगे जो है जो बिना राज्यपाल की सिफारिश के उसे विधानसभा में पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, तो अब यहाँ पर जो राज्यपाल है, उनको यहाँ पर क्या उनके पास एक ऑप्शन है? तो राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अधिमान्य नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला, ये जीएसटी के ऊपर है। इसमें जीएसटी में इसमें से क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? देखो, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल को साइड रखा गया, उस समय घी जो है वो इंक्लूडेड है जीएसटी के अंदर। अगला, ये वाला 2016 से 21, ये वाला जो है उसी समय का करंट अफेयर है, इसको आप छोड़ सकते हो। 64 वाला भी करंट अफेयर है और 65 वाला भी करंट अफेयर ही है। वैसे इसका आंसर वैसे ऑल ऑफ दीज ही है, बट ये करंट अफेयर की उसमें आता है। ऐसे ही आगे कह रहा है, मनी मार्केट जो है, मुद्रा का बाजार में सबसे संगठित क्या चीज होती है? वो होती है कॉल मनी मार्केट, याचना मुद्रा बाजार। अगला, यहाँ पर यूनियन बजट के ऊपर है। यूनियन बजट में ये स्टैटिक क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में इनमें से किसको नहीं जोड़ा जाता? वो है स्मॉल सेविंग्स। बाकी जो इंटरेस्ट से के प्राप्तियां हुई है, कर की प्राप्तियां हुई है, सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश हुआ है, वो सब इसमें आता है। अल्प जो बचत होती है, स्मॉल सेविंग, इसमें नहीं जोड़ी जाती। अगला, 11th 5 ईयर प्लान के ऊपर सवाल है। 11th 5 ईयर प्लान में इसके जो थीम था वो क्या हुआ करता था? अधिक तीव्र और ज्यादा समावेशी समृद्धि, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अगला, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, समग्र पूर्ति वक्र में विवर्तन के कारण लागत प्रेरित स्फीति होती है, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है, कॉस्ट पुश में सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और अगर सप्लाई इंक्रीज होगी क्योंकि वहां पर वेजेस जो है वो बढ़ गई।
कॉस्ट तभी तो बढ़ी है, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन का मतलब यही होता है, तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 78 और 71 ये करंट अफेयर है, छोड़ सकते हैं इसको। 72 ये रिसेंट ईयर्स में क्या आया है, ये भी करंट अफेयर है, तो उसको भी आप छोड़ दीजिए। 73 इंपॉर्टेंट है, सूरतगढ़। ये क्वेश्चन पहले भी 2016-2021 रिपीट हुआ है कि कहां पर ताप विद्युत परियोजना जो है राजस्थान में है, वो है सूरतगढ़। अगला, राजस्थान की सरकार ने प्रथम कौशल विश्वविद्यालय की जो स्थापना करी थी वो कहाँ पे करी है, जयपुर। अगला, राजस्थान के जो टूरिज्म है, पर्यटन क्षेत्र, और उनमें से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव, ये भी उसी समय का वैसे तो करंट अफेयर ही है। चिकित्सा परिवर्तन को नहीं रखा था, बाकी इन तीनों को है, आपको पता है। ऑयल फील्ड नहीं है राजस्थान की, इनमें से वो है गंगा, ऐश्वर्या, मंगला, सरस्वती, तीन है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोग्राम, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में इसमें से स्वरूप सागर नहीं आती, बाकी फतेह सागर उदयपुर के पास, नक्की, अन्ना सागर, ये सब इसमें इंक्लूड की गई है। बाकी ये भी उसी समय का करंट अफेयर है, छोड़ सकते हैं इसको। स्वावलंबन योजना जो चल रही है उसका क्या अर्थ है भाई, जितनी भी निर्धन महिलाएं, विधवा और ये सब ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, इसका मतलब होता है स्वावलंबन। ठीक है। अगला, वैसे ही पश्चिमी राजस्थान में गरीबी कम करने के लिए जो एक कार्यक्रम चलाया गया, उसमें किसने जो है यहाँ पर पैसा दिया है, साथ में किसने फंड दिया है, वो है IFAD और टाटा, टाटा ने मिलकर के दिया है। अगला स्टैटिक है, राजस्थान में पहली बार किस जगह पर फव्वारा सिंचाई जो होती है, स्प्रिंकलिंग जो होती है, वो स्टार्ट की गई थी, वो है नर्मदा केनाल परियोजना में। ना, नॉन सेल्यूलोजिक फाइबर, ये साइंस का सीधा क्वेश्चन है, वो उसका जो आंसर हो जाएगा वो है नायलॉन। टीवी रिमोट में जो वेव्स आती हैं वो कौन सी वेव्स होती हैं इसके अंदर, वो वेव्स होती हैं इंफ्रारेड वेव्स, पढ़ा हुआ आप लोगों ने, टीवी के रिमोट के ऊपर भी ये बात लिखी हुई होती है। ब्रास और कोटिंग जो हम कर देते हैं, हम जो हमारी पीतल के बर्तन होते हैं उसके ऊपर हम किस धातु की परत चढ़ाते हैं ताकि उसके ऊपर ताम्र संदूषण जो है वो बचाया जा सके, उस पर हम किसकी जो है वो लगाते हैं, उस पर टिन जो है वो ऐड किया जाता है। UVF रेज जो होती हैं, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेज, उसमें क्या ऐड हो जाता है, स्पेस की वेव्स। मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की किसके बेस होती है, बूलियन अलजेब्रा, जो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होती है। अगला, ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच में डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो भाई ब्लूटूथ जो है वो यहाँ पर 2.4 गीगाहर्ट्ज लेता है, और जो वाईफाई होता है वो 5 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड, राइट। तो इस वाले का जो आंसर है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब ये इसरो के स्पेस सेंटर के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है, इसरो के स्पेस सेंटर में। तो इसमें से जो करेक्ट यहाँ पे दे रखा है भाई, ये तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो है वो त्रिवेंद्रम केरला में है, और URSC जो है वो यहाँ पर बैंगलोर में है, बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत मैच्ड है, आंसर हो जाएगा बाय। अगला, इसमें DRDO, ये उस समय का करंट अफेयर है, छोड़ सकते हो। ये भी करंट अफेयर है सारे। 92 वाला करंट अफेयर नहीं है कि अगर किसी भी पार्टिकल की डायमेंशन 10⁻⁻7 होते हैं, उसको नैनो पार्टिकल में काउंट किया जाता है, ये नैनो पार्टिकल। ठीक है। अगला, इसमें पूछ रहा है कि ग्रेप शुगर में कौन कौन सी क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलती हैं, तो मैच करेंगे इसको जब आप। तो ग्रेप शुगर में आपको क्या मिलेगा सबसे ज्यादा, आपको मिलेगा लैक्टोस। फ्रूट शुगर में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा फ्रुक्टोस। मिल्क शुगर में आपको मिलेगा सबसे ज्यादा, एक सेकेंड रुकेंगे, हाँ, ग्रेप शुगर में आपको ग्लूकोज मिलेगा सबसे ज्यादा, फ्रूट शुगर में आपको फ्रुक्टोस, मिल्क शुगर में आपको सबसे ज्यादा मिलेगा लैक्टोस, टेबल शुगर में आपको मिलेगा सुक्रोज, और स्टीविया में मिलेगा नेचुरल स्वीट शुगर। आंसर हो जाएगा 3। ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम जो है 21, उसको हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ये पहले भी आ चुका है। अगला, ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो उत्पन्न होती है उनकी कुल मात्रा को असल में कहते क्या है, कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, कि कितना हुआ है, इंडेक्स वगैरह नहीं कहते, इसको सीधा फुटप्रिंट के नाम से जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन। अगला भाई, एसिड रेन के लिए इसमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है, वो आप सभी लोग जानते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, थर्ड वाला ऑप्शन। 97 करंट अफेयर है। 98 DNA फिंगरप्रिंटिंग का इनमें से क्या है, DNA पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता। अगला स्टैटिक है,
नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस जो है वो अजमेर में डूमरा में लोकेटेड है। अगला कंपोस्ट के ऊपर पूछ रहा है हमसे। कंपोस्ट का क्या मतलब होता है? कंपोस्ट का मतलब होता है जो गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको निम्नीकरण करके जो है यहाँ पर केचुए जो होते हैं अर्थवॉर्म्स वो बहुत धीरे कर देते हैं, उसे ही हम कहते हैं कंपोस्ट। मतलब ये गलत लिखा है कि वो धीरे कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाली गलत हो जाएगी, बाकी ठीक है। जो बहुत सारे कचरे होते हैं गड्ढों में फंसे हुए मिलते हैं जिसमें कार्बनिक पदार्थ ज्यादा होते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कंपोस्ट। राजस्थान के सोलर ऑब्जर्वेटरी उदयपुर में लोकेटेड है, इसका आंसर सेकंड वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कि भाई वह मोटा है फिर भी तेज दौड़ता है, एक कथन, उसमें हमें दो बातें दी गई हैं। मोटे व्यक्तियों की मांसपेशियां जो है वो कमजोर होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत लिखा हुआ है। और मोटे व्यक्ति क्योंकि समानतः तेज तेज नहीं दौड़ पाते, इसलिए एक कथन जो है वो परिकल्पना सेकंड से बन रहा है, क्योंकि मोटे व्यक्ति समानतः तेज दौड़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो सेकंड वाला हो जाएगा। अगला, प्रतियोगी जितनी भी परीक्षाएं होती है उनमें क्या पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों की भर्ती होनी चाहिए, ये कथन दिया गया है। उसमें तर्क यहाँ पे ये कह रहा है हाँ, ये उनके लिए सही रहेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। जो आपकी पहले की अकादमिक उपलब्धियां उसके आधार पे आपको यहाँ पर जो है सरकारी नौकरी की भर्ती नहीं होनी चाहिए, तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगला, सभी शाखाएं फूल है, और सभी शाखाएं मतलब ब्रांचेस जो है वो फ्लावर्स है, और जो सारे फ्लावर्स हैं वो लीव्स है। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि सारी शाखाएं पत्तियां हो जाएंगी, दोनों मैच हो जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो गए। बी अगर एफ के इक्वल और एफ एल के इक्वल मतलब कि बी और एल इक्वल हो गए, तो ये वाली लाइन तो ठीक हो गई। सम लीव्स आर ब्रांचेस, ये भी ठीक है। ऑल फ्लावर्स आर ब्रांचेस, नहीं, ऑल ब्रांचेस आर फ्लावर्स, सभी शाखाएं फूल है, सभी फूल शाखाएं नहीं है, ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं गया है। और सारी पत्तियां जो है वो शाखाएं हैं, ऐसा भी कुछ नहीं बन रहा है, उल्टा हो गया ये। तो 1 और 2 ओनली होगा, आंसर हो जाएगा 3 वाला इसका। अगला भी कुछ इसी प्रकार से है, आपको एज्यूम करके बताना है, यहाँ पर पढ़ के देखेंगे, जिसका आंसर बन जाएगा वो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, 3 वाला इसका आंसर हो जाएगा। 106 का आंसर हमारे जो है ऑफिशियल आंसर की में दिया नहीं गया, इसलिए हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। 107 आपको वही आपको पूरा मैच करके बताना है, आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका इसका आंसर बन जाएगा 73। मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार। अगला निकालिए भाई, इसका टर्म का है, ये छोड़ रखा है मैंने ऐसे, आप इसका आंसर निकालिए। तो अब आंसर मैच कर लो आप अपना, इसका आंसर 4 बन जाएगा। और 109 का आंसर जो है ऑड वन आउट पे वी एक्स डब्ल्यू वाई बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ए के बाद बी इधर है, सी है, डी है इधर, इसके अंदर ये सीक्वेंस नहीं बन रहा। STUV ऐसे बन रहा है सीक्वेंस, पर इस वाले में सीक्वेंस गलत दिया हुआ है, इसलिए ऑड वन आउट में 109 में निकाल दोगे। अगला आपको वही रीजनिंग का सवाल है, काफी इजी सवाल है, इसमें आपको मैच करना है, कोड के अंदर दिया हुआ है ली नेस हाई फ्लो शी इज ब्रिंगिंग कॉफी, तो शी का मतलब हो गया, ऐसे करके आप मैच कर लो। आपसे ही वर्ड के लिए पूछा गया है, तो ही के लिए आप जब निकालेंगे तो आपका आंसर विर बन जाएगा, ही के लिए विर वर्ड। राइट, ये इजी था। अगला यहाँ पर ब्लड रिलेशंस के ऊपर है, श्रीमान ए और बी से मिलते हैं, बी पुत्र सी का है, तो आप इसको पढ़ के देखेंगे, आप इसका आंसर निकालिए। मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ इसको पूरा, क्योंकि ये मैथ्स एक्सपर्टीज का काम है, मैं सॉल्यूशन आपको इसको पूरा नहीं दे रही हूँ। पर आप जब इसका आंसर सॉल्व करेंगे तब आपको इसका आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर आपका बन जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो ग्रैंडसन, पौत्र। ऐसे 112 को भी जब आप सॉल्व करेंगे आंसर बन जाएगा 310। 113 और 114 जो है उसको भी आप मैच करेंगे तो आंसर इसका भी बन जाएगा हमारा रेशो में 7:5। मैं मार्क कर रही हूँ आंसर्स, आप इसको सॉल्व कीजिए मैथ्स की क्वेश्चंस को। ऐसे ही इस कंस्ट्रक्शन साइट पे भी बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा, पढ़ के देखिए, सॉल्व कीजिए, 6 आंसर बन जाएगा। सारे मैथ्स के ही आएंगे अब ये क्वेश्चन। पॉपुलेशन जो है स्मॉल सिटी की इतनी दी हुई है, अगर वो 5% के रेट पे इंक्रीज हो रही है तो 2 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इतनी बन जाएगी। ठीक है, अगला, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको डिफरेंस दिया गया, आंसर है 87,400। 118 का आप करेंगे सॉल्व, आंसर बन जाएगा 8। अब इसके अंदर पूरा जो है वो सारे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो है वो आपको पूरा ग्राफ के बेस पे परसेंटेज के हिसाब से आंसर निकालना है। तो अगर आप देखेंगे इस पूरे को पढ़ेंगे सबका परसेंटेज, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2001 से 2010-11 तक न्यूनतम प्रतिशत किस में वृद्धि हुई है, तो आप पढ़ के देखेंगे तो बस आएगा आंसर।
परसेंटेज के ऊपर अगला वही पूछ रहा है, पढ़ के देखिए इसको, पढ़ो पूरा इसको, आप आंसर निकाल के देखो। इसका आंसर बन जाएगा 43.36। अगला भी कुछ इसी प्रकार से मैथ्स का क्वेश्चन है, और इसका आंसर बन जाएगा 39%। अगला है यहाँ पर, ये सॉफ्टवेयर था, ये वाला निदान सॉफ्टवेयर था, करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर है सेम। जितने ये वाले क्वेश्चन है 124 125 ये सब करंट अफेयर है, तो आप लोगों को मैं आंसर नहीं बता रही बिकॉज उस समय के करंट अफेयर है, आप सिर्फ रीड कर लो इनको। बाकी यूज नहीं है इनको सॉल्व करने का, बिकॉज ये करंट अफेयर उसी समय के हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। ये भी मालाबार एक्सरसाइज है, जापान यूएसए क्वाड के साथ होती है, वो हो गया। हरियाणा की गवर्नमेंट पे है, कन्या वन समृद्धि योजना जो है किसने स्टार्ट करी है, ये भी उस समय का करंट अफेयर्स है, महाराष्ट्र ने स्टार्ट की थी उस समय। 100 स्मार्ट सिटी में जो है इंक्लूड की गई है नॉर्थ ईस्टर्न की पहली, मेघालय में। अगला 133 भी सेम इसी तरीके का, काफी सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं। 133 134 135 सारे दीपिका कुमारी आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ है उसमें थी, तो सॉल्ट लेक सिटी में हुआ था। ठीक है भाई, यूसुफ सलीम ऑफ पाकिस्तान अभी न्यूज में थी, क्योंकि ये पहली पाकिस्तान की दृष्टि बाधित न्यायाधीश बनी थी। इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम उस समय आई थी, तो वो भी यही चीज है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो होती है वो फंडिंग के बारे में बताता है। और ये जो है सारी की सारी जो है 15 दिन तक इशू करा सकते हैं, और उसी आप एलिजिबल पार्टी में आप डिपॉजिट करा सकते हो इलेक्टोरल चुनावी बॉन्ड को, चंदा को एसबीआई बैंक में डिपॉजिट होता है, बाकी ये सब कुछ ऐसा नहीं है। तो ए सी और डी वाली स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, ये भी चलो खैर उस समय का करंट अफेयर था इसलिए पूछ लिया था। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट रॉकेट सिस्टम, ये भी करंट अफेयर है, जैक्सा जापान ने किया था। कृष्णा जाखड़ राजस्थान के, जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, उनको मिला था ये गाथा तीस्ता पार री के ऊपर। ऐसे ही सेम साहित्य अकेडमी अवार्ड के ऊपर। अगला 142 क्वेश्चन है, ये हमारा आता है एंशंट हिस्ट्री से। शुंगा डायनेस्टी, इनकी जो मेन एरिया थी वो पाटलिपुत्र पटना आज का है। सतवाहन की जो मेन कैपिटल हुआ करती थी वो पैठन पैठन हुआ करती थी। कादम्बियों की जो कैपिटल हुआ करती थी वो बंसवानी, और चंदेलों की महोबा हुआ करती थी। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर पे आपने देखा पहले भी सवाल आया, फिर से सवाल किया यहाँ पर कि भाई जो मंदिर का आर्किटेक्चर किया है उसके हिसाब से आपको बताना है कि स्वतंत्र आधार के मंदिरों का जो उद्भव है वो गुप्त काल से शुरू हो चुका है, जिसमें वो लोग चूना पत्थर मोटार और स्टोन का इस्तेमाल किया करते थे। और लाखड़ा जो है, लाखड़ा एक बहुत पुराना मंदिर है जो कि बादामी के चालुक्यों ने बनवाया था। खजुराहो के मंदिर जो है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, इनके सारे कंपार्टमेंट, खजुराहो एक टेम्पल नहीं है, बहुत सारे टेम्पल्स है। और कैलाशनाथ टेम्पल कांची का, ये गलत लिखा है द्राविड स्टाइल के ऊपर, बाकी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर हो जाएगा 4। अगला भाई हमसे पूछ रहा है कि प्राचीन भारत की जो श्रेणी सिस्टम हुआ करता था, उस श्रेणी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो श्रेणी का जो सिस्टम था, ये गलत जो बात लिखी गई है कि ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में था, साउथ में भी था। श्रेणी जो है, जितने भी व्यापारी और कारीगर होते थे उनके एक संगठन को बोला जाता था, जिसमें ये डिसाइड करते थे कि एक जो भी वस्तु है उसका प्राइस कितना रहेगा, उसकी गुणवत्ता किस प्रकार की रखनी, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा जो है वेरिएशन नहीं हुआ करती थी, बहुत सारी वैरायटी नहीं होती थी। आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारी वैरायटी होती है ना। तो यहाँ पे श्रेणी जो है ये शेरनी नहीं है, श्रेणी है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर नियंत्रण रखा करते थे, और ये उत्तर भारत में नहीं, ये बाहर भी प्रचलित थे, और सबसे साउथ वाले भारत में भी थे। तो ये तीनों स्टेटमेंट सिस्टम ठीक लिखा हुआ है, लेकिन नॉट ट्रू पूछ रहा है, तो आंसर इसका 4 वाला हो जाएगा। ठीक है। दीवाने अर्ज का जो डिपार्टमेंट है दिल्ली सल्तनत में, इसको बनाने वाले कौन है भाई? बलबन। आप सभी लोग जानते हैं बलबन ने दीवाने अर्ज, बलबन जो अपने आप को जो है बहुत बड़ा एक बादशाह के रूप में कहते थे, जिन्होंने नवरोज का फेस्टिवल शुरू करवाया था, और इन्होंने ही जो है बलबन ने, ग्यासुद्दीन बलबन ने बहुत लंबे समय के लिए यहाँ पे राज भी किया है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है जो टर्के चलघानी था उसके सिस्टम को भी यहाँ पर खत्म कर दिया था। साथ ही साथ इन्होंने नवरोज, याद रखिएगा, सजदा, पाइबोज, नियाबत खुदाई, इन सबके सिस्टम को यहाँ पर स्टार्ट किया था, तो बलबन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, वरकारी जो सेक्ट होते हैं, वरकरी या वरकारी सेक्ट जो है, इनकी, इस सेक्ट की
जो एक इम्पोर्टेंट जगह है, पीठ जो है मेन, वो ये जो वरकारिक संप्रदाय है, भक्ति संप्रदाय है हिंदुइज्म का, जो कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। विठोबा या विठल के नाम से, विठल की ये पूजा किया करते हैं, जिसके अंदर एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, ध्यानानेश्वर, चोकला मेला, संत, इन सबको संत का टाइटल जो है वो दिया जाता है। और इनकी जो मेन इंपॉर्टेंट सीट हुआ करती है, अब हमसे सवाल जो है वरकारी के सीट पे पूछा पूछा गया है। इनके पिलग्रिमेज सेंटर भी काफी सारे बने हुए हैं। तो हमसे तो जो है इसमें से सीधा सवाल कर रहा है, सवाल में ज्यादा बड़ा घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा। लेकिन हाँ, ये इस सवाल की उम्मीद कम थी, क्योंकि इस सवाल में आते हैं पर कम सवाल आते हैं। पर पढ़नपुर जो है, पंडनपुर, वहां पे है इसकी मेन सीट। अब इसको अरेंज करो भाई। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, स्वराज दल 1923 में 1 जनवरी में बना था, जलियांवाला हत्याकांड 1919, और बाल गंगाधर की मृत्यु 1920 में हुई थी। तो आप इसको जब अरेंज करोगे तो आपका 1, 3, 1, 3, 4 और 2 बन जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला फिर मॉडर्न हिस्ट्री से है, किस किसने क्या बनाया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाई थी। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी, सेवा समिति एच.एन. कुंद्रू, ये वही है फजल अली के साथ मेंबर। सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे गलत दिया गया है, कि सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन यहाँ पर फाउंड जो है वो किसने की थी, श्री राम वाजपेयी जो है दिया गया है हमें ऑप्शन में। तो वो है वीर सालिंगम पंटलू, जो कि तेलुगु आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, जिन्होंने राजा मुंद्री सोशल रिफॉर्म भी बनाई, क्योंकि राजा मुंद्री एक जगह का नाम है आंध्र प्रदेश में। ठीक है। तो ये श्री राम वाजपेयी इसमें गलत दिया गया, बाकी इसके अंदर ऑप्शन ठीक दिए गए हैं। वही सेवा समिति 1914 में बनाई गई थी, कि एच.एन. कुजरू ने इलाहाबाद में बनाई थी। सोशल सर्विस लीग 1911 में बनाई थी। ठीक है भाई। और जो ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में बनाई थी, जब पार्टीशन हुआ था उसी समय। पहले इसका नाम जो है, ये जो पर्सन है गोपाल कृष्ण गोखले, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के साथ जुड़े हुए थे बाल गंगाधर तिलक के साथ। बाद में फिर इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी करी थी। अब आप जानते हैं भाई, लॉर्ड हार्डिंग का बॉम्ब इंसिडेंट याद है, मैंने नाम बताया था अभी, जोरावर सिंह और बसंता कुमार बिस्वास, ये नाम बताए थे। उनके साथ में भगवती चरण वोहरा, जो कि आगे चल के भगत सिंह के साथ भी जुड़ते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं मिले हुए थे। बाकी आमिर चंद, भाई बल मुकुंद, अवध बिहारी, ये सब लोग 1911 का जो यहाँ पर बॉम्ब वाला सिलसिला था उसमें जुड़े हुए थे। और लास्ट क्वेश्चन है, जो गांधी इरविन का पैक्ट हुआ था पूना जेल के अंदर, ठीक है, पूना पैक्ट, पूना जेल तो नहीं कह सकते, चलो बाहर आ गए थे जेल से, उसमें मेडिएटर की तरह तेज बहादुर सप्रू ने यहाँ पर काम किया था, बाकी कोई नहीं थे। तो ये है आपके इस बार के पूरे पूरे सवाल, जो कि इस बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो आप लोगों के इन सब से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। आपको प्रैक्टिस जो अपनी करनी है वो भी कुछ इसी प्रकार से लेकर के चलनी है। सारी चीजों को कंप्लीट कीजिएगा भाई। इन सब से आपसे सीधा सीधा सवाल बन सकता है, इनको कंप्लीट करो। बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। इसी तरीके से आगे चीजों को भी कंप्लीट करते हुए चलेंगे, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।